सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बिल्कुल फोकस होके पढ़िएगा ताकि जो है आपको हर चीज़ जो है देखते ही याद हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप फोकस रहेंगे तभी आप बेहतर आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाएंगे। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टेंडेंसी होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो कर सके, बड़ा हो सके, चाहे इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द दैट्स लेंथ, और इन रेस्पेक्ट ऑफ द गर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हर ऑर्गेनिज्म का जो है टेंडेंसी होता है कि वो बड़ा हो सके, ठीक है। तो प्लांट भी बड़ा होता है। प्लांट एक छोटा सा सीड में, जब सीड मैच्योर हो जाता है तो एक छोटा सा प्लांट बनता है, फिर धीरे 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 ट्री बन जाता है। तो द डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ द टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड ग्रोथ एंड अदर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो प्लांट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमने प्लांट में देखा था कि प्लांट जो होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से मिलके बना होता है, विच डिफरेंशिएट and which differentiate into the tissue and organ. So which differentiate into the tissue and organ, that is called ये प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ द प्लांट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, ये रूट में बदलता है, लीफ में बदल जाता है, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। सो दिस इज हाउ द प्लांट इज ग्रो। सो व्हाट इज अ ग्रोथ? तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल परमानेंट। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो जाए, ठीक है, और फिर से जो है छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट, it's permanent, right? So it irreversible permanent increase in the size of the organ or its part or even an individual cell. तो सेल का अगर साइज बढ़ जाए, उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाए, या कुछ भी चीज़ हो जाए पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या कुछ भी सेल के लिए, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। एंड द ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जनरली द ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ग्रोथ होना है तो दे हैव सम मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। सो उसी से ग्रोथ होता है। दैट्स ऑन वन इज कॉल्ड anabolic and catabolic process, and during the growth the anabolism is quite greater than catabolism. This is important. ग्रोथ के ड्यूरिंग जो होता है एनाबोलिज्म का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है कैटाबोलिज्म से, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होता है। सो ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेंट एंड ग्रोथ इज़ अ यूनिक, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, बट इट इज़ नॉट अ लाइक अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फर्स्ट 11th का फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि ग्रोथ इज अ येस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है उसी ऑर्गेनिज्म में मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना मिले। सो दैट्स कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो ग्रोथ, अगर हम किसी नॉन लिविंग कूड़ा कचरा इकट्ठा होते रहे, है ना, आपके पड़ोसी आपके घर के पास जो है कूड़ा फेंकते रहे और आपने कुछ उन पे ध्यान नहीं दिया, तो दिस कूड़ा एंड कचरा कैन बी इंक्रीज देयर साइज, है ना, इंक्रीज देयर वॉल्यूम, एंड यस, एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अगर आप किसी चीज़ का साइज बढ़ रहा है, किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। बट कूड़ा एंड कचरा इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो है ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, yet it is present in the living organism. Growth is unique feature even, but defining नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है। सो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है और इस पूरे अर्थ के ऊपर जिनमें जो है और भी बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं। वैसे ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। एक सर्टेन एज के बाद हमारी हाइट रुक जाती है ना, और धीरे धीरे सेल थक जाते हैं तो हम लोग जो है सेनेसेंस हो जाते हैं, फिर फाइनली डेथ। बट प्लांट जो होता है दे हैव अ अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल बिकॉज दे हैव अ यूनिक सेल दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
and this meristematic tissue is keep on dividing and dividing and dividing and adding the new cells. इसलिए प्लांट में ग्रोथ जो है थ्रू आउट लाइफ टाइम होता रहता है. So this ability of plant is due to the presence of meristematic tissue which is present at the certain location in the body of the plant. So जो ये ability आई है continuous dividing की, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से आई है. और इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण जो है प्लांट में हमेशा ग्रोथ होता है, हमेशा जो है इसका साइज वगैरह सारा चीज बढ़ सकता है. सो दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ व्हेन अ न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड to the plant body, and the activity of meristems is called the open form of growth. So yes, you can measure the plant growth as well, and there is an instrument we also discussed during the MCQ discussion. So there is an instrument that is called oxonometer, and this oxonometer is important to that's measure the growth, right? So the growth occur at the cellular level पे भी growth हो सकता है, and it is due to the increase the protoplasm content. तो अगर अब प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ा तो एक सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो गया, और प्रोटोप्लाज्म बढ़ा दीजिए सेलुलर लेवल पे ग्रोथ हो जाएगा, है ना. सो इंक्रीज द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. यू कैनॉट मेजर द हाउ मच द प्रोटोप्लाज्म इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. देयरफॉर द ग्रोथ कैन मेजर इन द वेरियस पैरामीटर. आपको जो है प्लांट में ग्रोथ जो है अलग अलग वेरियस पैरामीटर पे नापना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंक्रीज द फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट. So increase in fresh weight of the fruit, vegetables, the storage organ is used to, that's indicator of the growth. And second parameter, that's increase the cell size. So increase the cell size is a parameter for the measuring the growth. अगर cell का size बढ़ रहा है तो ये भी एक parameter है. Watermelon, that cell may increases in size up to the like 3,35,000 times. So increase the surface area भी increase होता है, and it is used to measuring the growth of the flat organ like leaf. And increase the surface area is measured by the placing the leaf on the standard graph paper and drawing. और फिर हम देखेंगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर से उस ड्राइंग को मैच करेंगे और देखेंगे कि लीफ सरफेस, मान लीजिए ये प्लांट है और इसका लीफ सरफेस है, तो उसके नीचे मैं पेपर लगा के यहाँ पे ड्राइंग कर लूँगा कि लाइक ये प्लांट ऐसा है. After the 1 month, after the 30 days or 60 days, again just put this graph and just see कि वाकई इतना है कि थोड़ा सा expand हो गया है. So this is a graph measure. Increase the cell number. तो देखिए estimation of growth can be that's due to the various parameter, और इस स्लाइड से आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे. So increase in fresh or dry weight, तो that's estimation of growth. अगर फ्रेश वेट बढ़ रहा है ना, ड्राई वेट बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ है. इंक्रीज इन द लेंथ, यस इट इज ग्रोथ. इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यस ग्रोथ. इंक्रीज इन द सेल नंबर, या इट्स ग्रोथ. एंड इंक्रीज द surface area is growth, and increase the cell size is growth. So this is the estimation of growth, that increase in the fresh weight and dry weight, increase in the length, increase in the volume, increase in the cell number, increase in the surface area, and increase the cell size. And here is an instrument, as we discussed. Oxonometer is an instrument which is used to measure in growth in length of the plant. So this is important. So the cell at the phase of growth show the following features. कौन-कौन से features होते हैं? The first feature is what? The first, हाँ यहाँ से देखते हैं हम. Phases of growth. Phases of growth देखते हैं. कौन-कौन से phases होते हैं growth के? तो plant growth take place in 3 phases. 3 phases में plant का growth होता है. 3 phases में plant का growth होता है. The first phase is called meristematic phase or phase of cell division. So meristematic phase or cell of division, and it is the first phase of growth in plant which occur in the area where the meristematic cells are present. So जो होता है, it is the first phase of growth in plant. ये पहला phase है plant growth का, which occur is the area where the meristematic cells are present. So at the shoot, the root tip, the plant where the meristematics are constantly divided. तो जहाँ पे शूट होता है या जहाँ पे रूट टिप होता है, वहीं पे मैक्सिमम जो है मैक्सिमम मेरिस्मेटिक टिश्यू रहते हैं, और मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होके और कुछ ऐड करते रहते हैं. तो सेल एट द फेज ऑफ ग्रोथ शो द फॉलोइंग फीचर्स. कौन कौन से फीचर होते हैं? हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म
contain large nucleus and have a high respiratory rate. So they have a dense protoplasm, certain large nucleus. तो इनका क्या है, dense protoplasm होगा, large nucleus होगा और उनमें respiratory rate काफ़ी ज़्यादा होगा. सेकेंड हम बात करेंगे that is called elongation phase or the phase of enlargement. And the feature is what? That's increase the vacuolations, new cell wall deposition and cell size increases. Third one is what? The maturation phase or the phase of differentiation. So enlarged cell envelop or enlarged cell develop a special or particular type of cell which undergo the structural or physiological differentiation. तो अब सेल मैच्योर हो रहा है ना, एंड दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ डिफरेंशिएशन. मैच्योर होकर कुछ डिफरेंट काम संभालेगा, अलग अलग काम करेगा उस प्लांट के अंदर. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन. सेल अटेन अ पर्टिकुलर शेप, ये कुछ पर्टिकुलर शेप अक्वायर कर लेगा, एंड नाउ the cell is to start performing any function. So that is called physiological differentiation. So this cell attain a particular function like absorption of the water, absorption of the minerals, and root here and photosynthesis by the mesophyll cell. As you know that ki mesophyll cell is important for the photosynthesis. So now we are talking about the growth rate. It's quite important, growth rate. ग्रोथ रेट की अगर हम बारे में बात करते हैं, रेट का मतलब ही यही होता है कि उसे पर्टिकुलर समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है ना. तो पर्टिकुलर समय के साथ कितना बदलाव आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ रेट. सो द ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म देन प्रोड्यूस अ मोर सेल इन अ वैरायटी ऑफ वे. सो एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ, सो इसमें जो है द इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम, the increase the growth per unit time is defined as that's growth rate. कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लांट होता है कितना वो इंक्रीज हो रहा है, उसका ग्रोथ कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम में. सो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ रेट. लेट्स सपोज कि अगर मान लीजिए कि 10 मिनट में देखा कि प्लांट का हाइट इतना है, एंड आफ्टर 10 डेज हमने देखा कि प्लांट का हाइट कितना है, तो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ रेट. कितने टाइम में कितना उसका ग्रोथ हो रहा है. So growth rate can be calculated by the arithmetical or geometrical. समझते हैं arithmetical growth rate और geometrical growth rate में क्या डिफरेंस होगा. The arithmetic growth rate, it is a growth rate in which the growth occur at the constant rate. ग्रोथ जो है धीरे कांस्टेंट रेट में ग्रोथ होते रहेगा. ठीक है, फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग एंड द प्रोसेस लाइक अरिथमेटिकली, धीरे धीरे जुड़ता रहेगा. यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा सा सेल है, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, मतलब धीरे धीरे सेल एडअप होकर ग्रोथ होते हैं. सो दैट्स माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड while the other differentiated to the mature. So root elongation at constant rate, जो रूट का एलोंगेशन होता है कांस्टेंट रेट से होता है, धीरे इसमें होता है. इसका फॉर्मूला है LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT. So LT equal to L naught plus RT. So this is a formula. So what is a LT? That is a length at the time t. जब आपने मेजर स्टार्ट किया तो लेंथ एट द टाइम t, लेंथ एट द टाइम 0 L0, और R का मतलब होता है ग्रोथ रेट और elongation per time. Now we are talking about the geometrical growth. So it is a growth rate where the every cell divided within all the daughters growing the dividing again and again. So obvious सी बात है, इस geometrical growth मतलब ऐसे होगा कि ऐसे बढ़ेगा फिर धीरे डिक्लाइन हो जाएगा. तो some they have a lag phase, they have exponential phase, they have a stationary phase, and after they start declining. So they have a lag phase, it is an initial phase, this is the lag phase, and where the rate of growth is very slow. लैग फेज में धीरे जाता है और फिर से पिकअप पकड़ लेता है. सो इट रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर द ग्रोथ देयर द सेल नंबर इज वेरी स्मॉल. नाउ देयर इज अ लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज. लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल अचानक वाला, ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज. सो इन दिस फेज द ग्रोथ प्रोसेस रैपिडली और एक्सपोनेंशियली एंड रिचेस टू द मैक्सिमम, है ना, पूरा एक पीक तक जाता है, मैक्सिमम तक जाता है. And this type of growth cannot sustain for the long and growth reaches the next part. So जो है
अचानक से ग्रोथ इसका बढ़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है यहाँ पे जो है एक स्टेशनरी फेज आ जाता है, मतलब रुक जाता है, और उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, देन फाइनली दे डिक्लाइन, राइट। सो स्टेशनरी फेज ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ स्पेस, है ना, उतना स्पेस नहीं मिल पाया कि वो ग्रो हो पाए, फूड नहीं मिल पाया कि ग्रो हो पाए, एकोमोडेशन नहीं मिल पाया कि ग्रो हो पाए। या टॉक्सिन किसी ने जहर छिड़क दिया, बेचारे ग्रोथ हो रहे थे रुक गए। सो ड्यू टू द स्टोरेज of the space, food and accommodation of the toxic, the growth show the slowdown and leading to the phase known as stationary phase. So there is a formula, W is equal to W1 is equal to W naught plus ERT। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, that's it, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, this is a lag phase, this is exponential phase and this is a stationary phase. So W1 is equal to what? W1 is a final size in which the weight, height, number, etc. W0 or not, it is the initial size of the beginning of the period, and R is equal to growth rate, and T is equal to time of the growth, and E is equal to base of the natural logarithm. So this is formula, कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या formula होता है। So they are the two ways in which quantitative comparison between the growth of the living system can be made by the absolute growth rate and relative growth rate. Absolute growth rate का मतलब ये होता है कि it is a measurement on comparison of the total number of the time, total growth of the time. And relative growth rate की अगर हम बात करें, so the growth of the given system per unit time, which is expressed in the common basis of example like per unit initial parameter is called relative growth. तो absolute growth क्या होता है? It is a measure and comparison of total growth per unit time. मान लीजिए कि अभी मैंने करीब 6 बजे किसी प्लांट का ग्रोथ को मेजर किया, राइट, इसके हाइट, ब्रेथ, सारा चीज़, और फिर उसके बाद 8 बजे फिर से मेजर किया और देखा कि 6 बजे में कितना था और 8 बजे में कितना था। दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। बट रिलेटिव ग्रोथ के रेट का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस एज अ कॉमन बेसिस ऑफ एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड। मतलब रिलेटिव का मतलब है कि हम इसमें जो है दो अलग अलग प्लांट्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल प्लांट होता है, सिंगल प्लांट का 6 बजे मैंने 6 बजे शाम का ग्रोथ किया और फिर 8 बजे शाम का ग्रोथ फेज नापा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट प्लांट है, प्लांट नंबर 1 एंड दिस प्लांट नंबर 2। उसके बाद 6 बजे इसका ग्रोथ नापा, है ना, और 8 बजे इसका ग्रोथ नापा, है ना। फिर उसके बाद अगेन इस प्लांट नंबर 1 का 6 बजे ग्रोथ नापा, देखा कि कितना ग्रोथ आ रहा है। मतलब इसको बेसिकली जो है इस प्लांट से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि 6 बजे का ग्रोथ मान लीजिए कि 5.2 सेंटीमीटर है, लेट सपोज, है ना, और ये भी जो प्लांट है 6 बजे का, इसका ग्रोथ जो है एग्जैक्टली 5.2 सेंटीमीटर है, लेट सपोज। 8 बजे अगर आपने नापा तो देखा कि ये करीब 5.8 हो गया और ये जो है अचानक से 6.2 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब रिलेटिव इसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ, प्लांट 2 का ग्रोथ ज़्यादा हुआ प्लांट 1 से। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसी प्लांट के ग्रोथ से तो दैट्स कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट मतलब सिंगल उसी प्लांट के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ। कंडीशन फॉर द ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे ग्रोथ होता है और उन ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व देयर इज सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म, cell division, cell enlargement and cell differentiation, right? So the growth of plant involve the synthesis of more protoplasm. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म बनेगा तो that's called growth, right? Synthesis of more protoplasm, that's growth. Cell division, cell enlargement, cell differentiation, it's all called growth. इसी को सबको हम growth कहते हैं। So what is a factor for the growth? Factor क्या होता है growth का? So first is water. The first is water. So essential factor required for the growth of the plant and it is responsible for the maintenance of the tursity of the growth, ठीक है। तो ऑब्वियस है पानी के बिना तो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है
और चाहे हमारे हो या किसी प्लांट का हो, पानी इज वेरी एसेंशियल, वाटर इज वेरी नेसेसरी, and it is also provide the medium for the enzyme activity. That's water is provide medium for the enzyme activity which is needed for the growth. That's the second one factor जिससे growth होता है. The second factor is oxygen. So all the higher plant they respire. अभी हमने respiration में समझा भी था. So all the higher plant which that's respire aerobically for their needed to the oxygen, and this is called photorespiration as we discussed in that chapter. So amount of oxygen available to the plant determine the amount of respiratory energy that can utilize and synthesize. obvious सी बात है कि प्लांट जो है स्टार्च को इकट्ठा करता है, और ये भी हम बात जानते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए. तो जो भी स्टार्च इकट्ठा करा है, सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड दे कैन बी ब्रेक डाउन, और ये भी हम बात जानते हैं रेस्पिरेटरी इन प्लांट से, and this is called RQ. So respiratory is quiescent, and this respiratory substrate get oxidized with the help of oxygen, as you know, and they release energy. That's called respiratory energy, and this is used for that's growth and development of the plant. So the third one, yes, that's very important. चाहे human हो या plant हो, nutrient के बिना growth and development possible ही नहीं है. बच्चा जब छोटा रहता है, बड़ा होता है, तो they require a lot of nutrient in the form of food और different sources. So nutrient का बहुत बड़ा रोल है प्लांट के लिए भी और हमारे लिए भी. So macronutrient और micronutrient we are always discussed in the previous chapter. So macronutrient like that's carbon, oxygen. Micronutrient like Z and Fe are the raw material for the synthesis of protoplasm. Temperature, the temperature is 28 to 30 degrees centigrade is optimum for the proper growth of most of the plant, and the light, and it is not essential for the easy that's early growth of the plant, but growth is sustained needed only in the presence of light. Gravity की अगर हम बारे में बात करें, so it determine the direction and orientation or movement that's main root, stem and branches. So that's called gravity. So what is the condition for the growth? First is called water, the second one is called oxygen, the third one is called temperature, and condition for the growth is light, gravity, nutrient. So this is a condition for the growth. The water, oxygen, temperature, light, gravity, nutrient is a condition for the growth. So there is a question, the typical growth curve in plant. So the typical growth curve in plant, that's sigmoid, parabolic और linear तो नहीं होगा, stair shape नहीं होगा, like this. ठीक है, तो they consist of the lag phase, exponential phase और stationary phase. The answer will be C only. Now we are discussing some important terms like differentiations. So the phenomena by which the cells derive from the root, the apical meristem, shoot apical meristems, undergo the permanent change in the structure, biochemistry, size, physiology of the cell wall. तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि ऐसा फिनोमिना जिससे जो सेल डराइव होते हैं, रूट से मान लीजिए कोई सेल डराइव हुआ, या मेरिस्टेम से कोई डराइव हुआ, या शूट से डराइव हुआ, दे अंडरगो द परमानेंट चेंज, कुछ परमानेंट चेंज में बदल जाते हैं, चाहे उनका स्ट्रक्चर हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो. दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशंस. सो द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन इज द फर्स्ट वन इज कॉल्ड trachetory elements, and this element is formed by the process of differentiation where the cell is elongated and lose their protoplasm to form a tracheids. तो जो होता है इसमें जो है बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से बना है, जिसमें सेल जो है एलोंगेट हुआ है और इसका जो है प्रोटोप्लाज्म लॉस हो गया है, अब वो ट्रैकीड्स बन चुका है, मतलब एक स्पेशलाइज काम करेगा. Parenchyma, it is specialized to perform a photosynthesis which developed due to the formation of chloroplast in the living thin wall cell. Now we are talking about the de-differentiation. De-differentiation का मतलब ये होता है कि during the de-differentiation cell loses their ability to divide. Let's suppose ये cell है, अब ये सेल की टेंडेंसी क्या होती है कि सेल डिवाइड करता है ना.
तो अगर मान लीजिए कोई सेल है और ये डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि दे हैव लूज देयर एबिलिटी, है ना, एबिलिटी को इसने लूज कर दिया है, दे हैव लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म अ परमानेंट सेल्स, बट सम सेल्स रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना, कुछ सेल जो है मतलब उनमें चाहत रहती है कि मैं फिर से डिवाइड हो सकूं और कुछ सर्टेन जो है काम कर सकूं, तो बट सम सेल्स दे रिगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर certain condition. The first one is called interfascicular vascular cambium. Interfascicular vascular cambium. The second one is called core cambium, and third one is called that's cambium, wood cambium. So ये कुछ conditions के वजह से जो है de-differentiation देखा जाता है. Now we are talking about the redifferentiation. So de-differentiated cell का मतलब है कि जिन्होंने अपने डिवीजन का जो फैक्टर है जो उन्होंने लॉस कर दिया है वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं. सो डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड टू फॉर्म अ परमानेंट सेल. मतलब कुछ कंडीशन थे कि वो डिवाइड हो रहे थे बट अब पूरी तरह से जो है अब डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अब ये परमानेंट सेल में बन चुके हैं और परमानेंट सेल कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं. So de-differentiation cell again loses their ability to divide to form a permanent cell specialized for the particular function. Secondary phloem, secondary xylem, cork and secondary cortex is example of redifferentiation. Now we are talking about the development. Development के बारे में बात करते हैं. So development is a sequence of changes that occur in a structure and functioning of the organism, organ, tissue, cell, involving the formation of growth, differentiation, maturation, reproduction, senescence and death. देखिए इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं. डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से विकास. तो अगर मान लीजिए कि आप किसी एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रहे हैं और 5 साल कहीं स्टडी के लिए आप MBBS के लिए कहीं गए हैं और 5 साल के बाद अगर आप उसी गांव में लौटते हैं तो आपको कुछ नज़र आता है कि यहाँ पहले ऐसे सड़कें नहीं थी, अब सड़कें हैं, है ना, बहुत सारे दुकानें नहीं थी, अब दुकानें हैं, है ना, काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रबंध है ना, और बहुत सारे विकास आपको देखने का मिल रहा है. ऐसे क्यों? क्योंकि पूरा एस्पेक्ट में बदल रहा है. ठीक है, अगर हम प्लांट के संदर्भ में बात करें सो डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस. ऐसा नहीं कि 1 2 3 दिन में डेवलपमेंट होगा, दे रिक्वायर्ड अ सर्टेन टाइम. सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ स्ट्रक्चर. पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर में बदलाव होगा. पूरा प्लांट जैसे फंक्शन कर रहा है, फंक्शन तो आप देख नहीं पाएंगे बट फंक्शन में भी बदलाव आएगा, उसके ऑर्गन बड़े होंगे, है ना, अच्छे से ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएट होगा, मैच्योर होगा. ऐसा समझिए कि आप जो है 5-10 साल के लिए कहीं बाहर चले गए, है ना, और आप घर पे आते हैं तो एक छोटा सा आपने आम का पेड़ लगाया था या आपके पिताजी ने लगाया था, है ना, और जब आप 10 साल बाद लौटते हैं तो देखा कि आपने आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, अब छोटे छोटे उसके अंदर आम भी आने लगे, है ना. सो दैट्स कॉल्ड फेजेस ऑफ ग्रोथ, है ना, कि उसका ऑर्गन टिश्यू बढ़ गया, उसका फॉर्मेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया और कुछ समय बाद ये सेनेसेंस और उसकी डेथ भी हो सकती है. सो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट. सो प्लांट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेट हुआ, फिर सीडिंग हुई, है ना, सीडिंग हुई. सीडिंग का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो है अलग अलग शूट और रूट बने. फिर जुवेनाइल फेज आया, फिर मैच्योर हुआ, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर सीड फॉर्मेशन होता है. ये सारे फेजेस जो है प्लांट के अंदर चलते रहते हैं. सो प्लांट फ्लो द डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. तो प्लांट के अंदर अलग अलग पाथवे होता है और उस पाथवे को शो करके, उस पाथवे को यूज करके अपना ग्रोथ करते हैं. एंड दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. इस एबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं. आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट सेल. हियर इज अ मेरिस्मेटिक सेल्स and this is a plasmatic growth and they differentiated to form a mature cells. Mature cell जो है होते हैं वो senescence में इनकी finally death हो जाती है. So plant produce different structures in response to the environment. Example, the heterophyll's appearance of different form of leaf on the same plant. So this is like how the differentiation is take place. तो यहाँ पे देखिए एक छोटे शब्दों में बताने की कोशिश की गई है. सो इंट्रासेलुलर और
इंटरसेलुलर, ठीक है। मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होता है, अगर प्लांट का अगर हम डेवलपमेंट देखें कि प्लांट छोटा था बड़ा हो गया, है ना, तो उसके दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर वाला फैक्टर, उस प्लांट के ऊपर बाहर से कितना फैक्टर काम कर रहा है, कितना बाहर वाला फैक्टर लग रहा है जिससे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यस, लाइट, तो लाइट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट का फैक्टर नहीं है जिससे प्लांट का ग्रोथ हो सके। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, वाटर, ये सारे हमने अभी डिस्कस किया था। बट प्लांट के अंदर कौन से फैक्टर है जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके? सो देयर इज अ इंट्रासेलुलर जेनेटिक फैक्टर, और प्लांट जो है कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, and this hormone is called plant growth regulator. So this is called intrinsic factor which is present inside the plant, which is responsible for the growth and development of plant, that is called intrinsic factor, और इस प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर के बारे में बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज कॉल्ड पीजीआर। पीजीआर मतलब क्या होता है कि दैट पीजीआर द स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस of the diverse or different chemical composition which required in a low concentration like a hormone in animals। तो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। तो हार्मोन्स जो होता है, जैसे हार्मोन्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ज़रूरत होती है, हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होता है। तो ऐसे ही प्लांट में जो है हार्मोन, ऐसे ही प्लांट में जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन बहुत ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, बहुत ही जो है कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, बहुत ही कम जो है चीज़ों में बहुत ज़रूरत होती है। तो पीजीआर दैट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द simple organic substance of the diverse or different chemical composition which are required in very low concentration. So the plant growth regulator PGR influence the physiological activity of plant leading to the promotion, प्लांट को प्रमोट करेगा, किसी चीज को रोक भी सकता है, इनहिबिशन, राइट, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ, मॉडिफाई भी कर सकता है ना, तो मॉडिफाई भी करने के लिए जाना जाता है। सो पीजीआर प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर है, इसके बेसिकली दो पोर्शन है, वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट रेस्पॉन्स, राइट, प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेस्पॉन्स। तो प्लांट ग्रोथ में आता है हमारा सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रॉफिक ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो प्लांट ग्रोथ जो होते हैं सेल को डिवाइड करे, सेल को इनलार्ज करे, कुछ पैटर्न बनाए, है ना, इसके अंदर आते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। प्लांट रेस्पॉन्स, द रेस्पॉन्स टुवर्ड द बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, जो बायोटिक कंडीशन के थ्रू रेस्पॉन्स करे, दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंडीशन, एंड दे इन्वॉल्व द इनहिबिटिंग एक्शन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इनहिबिट करना, रोकना, है ना, कोई भी काम हो रहा है उसको अगर रोक दे तो दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर, उसे हम इनहिबिटर बोलते हैं। सो अब इनहिबिटर में एक पहला आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी बहुत ही आसान टर्म है। अगर आप कोई भी सीड को एक साथ रखते हो, है ना, एक साथ रखते हो, तो जो है अगर घर पे है तो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको जो है एक्टिव बनने के लिए या तो पानी देना पड़ेगा या मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा, तब वो जाके एक्टिव बनेगा। सो इट इज अ पीरियड व्हेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टेम्परेरली स्टॉप। The growth and development are temporarily stopped, that is called dormancy. The failure of seed to germinate due to the lack of favorable conditions in the environment. अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये कारण ही है क्योंकि उसके अंदर ऐसा चीज नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। एक होता है एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब ये होता है कि इट इज अ फॉलिंग और सेटलिंग ऑफ लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर। अगर कुछ फ्लावर्स गिर रहे हैं, है ना, अगर कुछ जो है फ्रूट्स, लीफ गिर रहे हैं, तो उसी को जो है हम लोग एब्सेशन बोलते हैं, एब्सेशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन से क्वेश्चन आया है और
आता ही रहता है कॉम्पोजिशन। तो इंडोल कंपोनेंट में क्या आते हैं हमारे IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसी के अंदर आते हैं। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसके अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद टर्पेन्स में आते हैं जिबरलिक एसिड और जिबरलिन, GA इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और एडेनिन डेरिवेटिव्स में आते हैं N6 फर्मोफ्यूरमाइन एंड कैटीन। गैसेस में इथाइलिन आता है जो इंपॉर्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड इज ABA एब्सिसिक एसिड। सो डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आखिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को किसने डिस्कवर किया है उसका जो है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे पता चला। तो डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे। सो ऑक्सिन वर फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर, प्लांट में पहला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है, और उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था किसने, डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। They observed that the stimulus of the light was perceived by the कैलोप्टाइल टिप ऑफ कॉर्नरी ग्रास। मान लीजिए एक कोलेप्टाइल है, ठीक है, और एक टिप है ना, कॉर्नरी ग्रास का कैलोप्टाइल टिप है, और यहाँ से सनलाइट दिया गया और देखा गया कि सनलाइट के टुवर्ड जो है ये झुक रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ है उसके कैलोप्टाइल में कि वो सन के तरफ जो है उसका झुकाव है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये टिप के ऊपर रहता है और सनलाइट जैसे ही इसके ऊपर फॉल होगा तो जो है ये सनलाइट के टुवर्ड जो है जाने लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल टिप ऑफ कॉर्नरी ग्लास, बट बेंडिंग रिस्पॉन्स टू द यूनिलैटरल लाइट was produced at a distance growth zone, that is sub apical part। ये अभी आप समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये मान लीजिए कैलोप्टाइल है और सनलाइट को दिया गया, तो देख रहे हैं बेंडिंग स्टार्ट हो गया, और इस कैलोप्टाइल को काट दिया तो देयर इज नो बेंडिंग, या इस कैलोप्टाइल को कवर कर दिया गया, ठीक है, किसी चीज़ों से, तो देयर इज नो बेंडिंग। सो मैनी साइंटिस्ट प्रूव दैट दैट्स कैलोप्टाइल टिप, मतलब कैलोप्टाइल टिप इज ट्रांसमिटेड to the subapical part where which bend toward the direction of the light, and if the coleoptile tip is removed, no bending of shoot toward the light। अगर कोलेप्टाइल टिप को जो है कवर कर दिया गया तो there is a no bending is take place, there is no bending is take place। तो यहाँ पे कोई भी बेंडिंग जो है झुकाव है वो झुकाव देखने को नहीं मिलेगा। So this is important, this is important। this is basically state that कि जो है टिप के ऊपर कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है और बाद में पता चला ये ऑक्सीन ही है। सो कोलेप्टाइल इज कवर बाय द ओपेक, अगर ओपेक से करेंगे और कुछ मतलब कि बहुत ही मतलब कि सनलाइट को सेंसेशन ना करे तो देयर इज अ नो बेंडिंग वाज डिस्कवर। सो कोलेप्टाइल टिप वाज कवर विद द ट्रांसल्यूसेंट कैप, बेंडिंग वाज देयर। अगर ट्रांसल्यूसेंट करेंगे तो अगर बहुत ट्रांसल्यूटेंट है तो सनलाइट को ट्रैप कर देगा और सनलाइट उससे ट्रैप हो जाएगा और सनलाइट के टुवर्ड जो है वो झुक जाएगा। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ टिप के ऊपर है जो सनलाइट की तरफ जाता है, एंड सम सब्सटेंस इज सिक्रेटेड एट द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ड्यू टू व्हिच बेंडिंग वाज देयर, एंड दिस ऑक्सीन इज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ द ओट सीडिंग। This line is quite important। तो this line is important, ये क्वेश्चन आता है और जो है इसमें जो है that some substance are secreted at the time of coleoptile, that's ये आपको याद रखना चाहिए। ऑक्सीन was isolated by FW went from the tip of the coleoptile of the oat seeding, so this is important। ऑक्सीन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीन के दो फॉर्म होते हैं, वन इज कॉल्ड नेचुरल ऑक्सीन एंड अदर इज कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सीन। सो नेचुरल ऑक्सीन और सिंथेटिक ऑक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीन जो होता है IAA होता है, दैट इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA दैट इज इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। नेचुरल का मतलब ये नेचुरली इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो IAA दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA दैट इज इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हम बनाते हैं 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड,
2,4,5-T और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सिक एसिड और NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड. सो दे आर सिंथेटिक ऑक्सीजन. ट्राई कीजिए इसे याद कर पाए. फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज सिंथेटिक, जो सिंथेसाइज करते हैं. यहां देखिए सिंथेटिक ऑक्सीजन में नैप्थलीन एसिटिक एसिड इज सिंथेटिक. ठीक है, ये सिंथेटिक होता है. और नेचुरल में IaA. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, IaA तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ Na होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपाइकल डोमिनेंस. तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल जो है इफेक्ट होता है इस ऑक्सिन का, जिबरलिन का और सब चीज का. तो ऑक्सिन जो होता है, द ग्रीक वर्ड ऑक्सेन का मतलब होता है ग्रो. तो ऑक्सिन इज इंपॉर्टेंट टू द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट. ठीक है, किसी चीज को ग्रो करेगा, चाहे वो रूट हो, शूट हो, कहीं पे भी ग्रो करेगा. सो इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द ह्यूमन यूरिन. है ना, फर्स्ट आइसोलेट किससे किया गया था? ह्यूमन यूरिन से किया गया था. तो काफी जो है ये इंपॉर्टेंट है. और फर्स्ट जो आइसोलेशन है इसका ह्यूमन यूरिन से किया गया था. तो ये थोड़ा सा लोग पूछते हैं कि जो है फर्स्ट इसका आइसोलेशन कहाँ से हुआ था. तो फर्स्ट आइसोलेशन इज गिवन बाय ह्यूमन यूरिन. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? क्या फंक्शन है ऑक्सिन का, उसके बारे में समझते हैं. तो ऑक्सिन सो द इलोंगेशन ऑफ द सेल ऑफ द शूट. तो शूट के सेल को इलोंगेट करेगा. तो शूट का सेल जब इलोंगेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है साइज जो है बड़ा हो जाएगा. ऑक्सिन इंड्यूस द सेल डिवीजन एंड एक्टिविटी इन द कैम्बियम. ऑक्सिन जो है सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, जिससे जो है कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ जाती है. ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन इन द सेल ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है, एंड दे हेल्प इन दैट्स इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कर्लिंग. रूटिंग ऑफ द स्टेम कर्लिंग के लिए जाना जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ की अगर हम बात करें, सो ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, दैट इज अ पाइनएप्पल. पाइनएप्पल में ऑक्सिन जो है फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्लावर इससे आते हैं. एंड दे हेल्प इन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज. तो दे हेल्प इन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज. मतलब कि जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका रूट और जो है रूट और लीफ जो है जल्दी जल्दी अर्ली स्टेज पे गिरने लगते हैं. ठीक है, तो उस संदर्भ में जो है हम ऑक्सिन को यूज करेंगे ताकि जो अर्ली स्टेज में गिरने ना दे. और अगर पाइनएप्पल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम ऑक्सिन को यूज करेंगे ताकि फ्लावरिंग प्रोड्यूस हो सके. सो ऑक्सिन आर यूज टू प्रमोट अ formation of dwarf branches of the apple tree where the flowers are formed on the dwarf branches. तो एप्पल के ऊपर जो है ड्रॉफ छोटे छोटे ब्रांचेस को प्रमोट करेगा, और जितने ज़्यादा छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे उतने ज़्यादा एप्पल का ईल्ड बढ़ जाएगा, है ना, एप्पल का पैदावार बढ़ जाएगा. सो ऑक्सिन आर यूज टू प्रमोट अ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉफ ब्रांचेस ऑफ द एप्पल ट्री where the flowers are formed on the drop branches due to the which yield of the apple increases. Some auxin use as a weedicides. weedicide का मतलब है खरपतवार, जो हमें नहीं चाहिए. जो अगर मान लीजिए देखिए, सोचिए कि ये प्लांट आपने लगाया है और इसके आसपास जो है खरपतवार आ जाते हैं, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट ये भी तो खींचेंगे, तो आपके प्लांट को तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं. इसलिए हम वीडीसाइड यूज करते हैं ताकि जो है खरपतवार को मार सके और हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सके और प्लांट जो है मिट्टी से न्यूट्रिएंट या आप जो न्यूट्रिएंट देना चाहें वो ले सके, है ना. तो अननेसेसरी सारे लोग आए, तो ऐसे हमारे नीट में होता है. अगर आप नीट पे बहुत ही फोकस हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ भी बहुत सारे वीडीसाइड आते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स, आपके कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड जो है ना आपको रोकता है, आपके सारी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है. ठीक है, आपको डीमोटिवेट करना स्टार्ट करता है. अरे तुम एमबीबीएस करोगे, हाँ तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, कैसे कर पाओगे, तुम तो गरीब हो, तुम कर ही नहीं पाओगे. और माइंड माई वर्ड, एमबीबीएस के लिए रिच होना जरूरी नहीं है. एमबीबीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं. ठीक है, तो इनको नष्ट करें, इनसे दूर रहें, दूरी बना कर रखें ताकि आप फोकस रह सकें और अपने पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकें. सम ऑक्सिन आर यूज्ड टू द बीडीसाइड द केमिकल यूज्ड टू किल द अनवांटेड
unwanted plants, and they induce the parthenocarpy. They induce the parthenocarpy or seedless fruit in the tomato, है ना, seedless that's fruit in tomato. दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द अपाइकल डोमिनेंस. सारे जितने भी मैंने यहाँ पे जो इसके एप्लीकेशन बताए हैं, जो इसके फंक्शंस बताए हैं, दे ऑल द फंक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू लर्न इट. ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको जो है बिल्कुल बारीकी से और जो है कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, तभी जो है इससे बेहतर आउटपुट आ सकता है. सो apical dominance, the phenomena by which the presence of apical birds does not allow the nearby the lateral or axillary birds. देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि दैट्स एप्लीकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सिन, व्हाट इज द यूज ऑफ साइटोकाइनिन, व्हाट इज द यूज ऑफ जिबरलिन. दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन और इसी से क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ आते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए. अब ऑक्सिन को एक जगह पे कंपाइल मैंने किया है. अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से याद नहीं किया तो सिर्फ अगर ये स्लाइड को देख लिया तब भी आपका काम हो जाएगा. तो ऑक्सिन का अगर हम फंक्शन देखें तो इट इज यूज फॉर द अपाइकल डोमिनेंस, मतलब हाइट बढ़ाएगा. एब्सेशन जानते हैं, एब्सेशन करेगा. जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन करेगा. ठीक है, इसके यूजेस क्या हो सकते हैं? अगर आप किसी प्लांट में रूटिंग करना चाहते हैं, रूट करना चाहते हैं ताकि प्लांट का ग्रोथ हो, रूटिंग कर सकते हैं. किसी प्लांट में आप फ्लावरिंग करना चाहते हैं, फ्लावर आए, तब आप ऑक्सिन को यूज कर सकते हैं. पार्थिनोकार्पी के लिए यूज कर सकते हैं और वीडीसाइड, एज वी डिस्कस, वीडीसाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं. ऑक्सिन के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सिन, अनदर इज कॉल्ड नेचुरल ऑक्सिन. सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D-NAA और नेचुरल ऑक्सिन एज वी डिस्कस अर्लियर IAA और IBA. ऑक्सिन अकर इन द रूट एपेक्स और शूट एपेक्स. बस. तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इस स्लाइड से आप एग्जैक्टली वही सेम इंफॉर्मेशन को जो है ले सकते हैं जो आपने अभी बहुत सारे चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर. फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो का मतलब लाइट, ट्रॉपिक का मतलब लाइट के तरफ बेंड होना. ट्रॉपिक का मूवमेंट होता है मूवमेंट, टॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूव होना. ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज अ रिजल्ट ऑफ uneven distribution of gibberellin, cytokinin, phytohormone and auxin. So yes, answer is auxin only. Auxin is the right answer. Next question, phototropic zeotropic movement is linked with the enzyme cytokinin, auxin and gibberellin. तो जो है answer is auxin. Answer is auxin. Now we are talking about the gibberellin. तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो the effect of gibberellin had that's been known in Japan. जापान में सबसे पहले जापान साइंटिस्ट ने वो सब चीज़ों को जो है डिस्कवर किया था. and this Japanese farmer observed that certain rice seedling in their field grows excessively tall and become weak and sterile. तो जापान के कुछ फार्मर ने देखा कि कुछ राइस के जो सीड हैं और जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रो हो रहे हैं उनका. ठीक है, और उनका जो है स्टेम काफ़ी वीक हो रहा है, स्टेराइल हो जा रहा है. एंड दिस जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट दैट E. Kurosawa found that the disease caused by the fungus is Gibberellina and frugivori. ठीक है, and this gibberellin was acidic in nature. important है, gibberellin was acidic in nature and they denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. So GA3 is one of the first to be discovered that thoroughly in the most of the intensively studied. तो मतलब कि GA3 जो है सबसे ज़्यादा स्टडीड टाइप का जो है जिबरलिन है. सो प्रिकर्सर्स क्या हैं जिबरलिन के? एथाइल को ए, एसिटाइल को ए इज अ प्रिकर्सर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैथोलॉजिकल इफेक्ट एंड फंक्शन. ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड स्टेम एंड लीफ ग्रोथ. तो स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, तो जिबरलिन स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन एंड अदर एरियल पार्ट्स. तो जो जिबरलिन है दे स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन एंड अदर एरियल पार्ट.
अदर एरियल पार्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब बेसिकली स्टेम को इलोंगेट करता है। Therefore it is increase the size of the stem and size of the fruit. आप फ्रूट का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो जिबरेलिन डालिए। Bolting effect, जिबरेलिन induce the stem elongation and rosette plant, cabbage, beet, internode growth is retarded. So सीड फॉर्मेशन का भी ये करता है, सीड को जर्मिनेट करने का भी जिबरेलिन जिम्मा उठाया है। तो जिबरेलिन जो है स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम from the metabolization of reserve food like amylase and proteases. So what is the uses and application? What is the use and application? The fruit growth, delay ripening and malt yielding, that is GA, is used to the speed up the malting process, है ना, malting process को speed up कर देता है, delay ripening भी करता है, तो ये important है। Sugar cane, Gibberellin that's spray on the sugarcane crops, length of the stem increases, है ना, जितना लेंथ बड़ा होगा शुगर केन का उससे ज़्यादा शुगर कंटेंट रखेगा। क्यूकर मैच्योरिटी, अगर मैच्योर जल्दी करना चाहते हैं जिबरेलिन का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू द ऑब्टेनिंग द अर्ली एंड वेरी फास्ट यील्डिंग ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीड। तो जिबरेलिन एक ही पेज में सारा चीज आंसर। यूजेस की अगर हम बारे में बात करें, ठीक है, तो यूजेस का मतलब होता है कि फ्रूट का ग्रोथ कराएगा जिबरेलिन, ठीक है, फ्रूट का जो है ग्रोथ कराएगा, ठीक है, डिले राइपनिंग कराएगा, ठीक है, इंक्रीज माल्टिंग ईल्ड, माल्ट का ईल्ड करेगा, इनहांस शुगर ईल्ड, जैसे हमने देखा था कि इंटरनोड को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसको करेगा, एंड बहुत जल्दी मैच्योर करेगा। व्हाट इज अ फंक्शन? स्टेम को ग्रोथ बढ़ाएगा, वॉल्टिंग करेगा, सीड जर्मिनेशन करेगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इसके रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नाइजेशन? आपको ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा है, बताया है, बट आपको याद रखना चाहिए इसका। द आंसर इज जिबरेलिन, क्योंकि अभी हमने जिबरेलिन ही पढ़ा, तो आंसर विल बी जिबरेलिन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोरेज फूड इज मेटाबोलाइज्ड। So during the seed formation, its storage food is metabolized. So yes, the answer will be gibberellin. So अब हम साइटोकाइनिन के बारे में बात करते हैं। तो साइटोकाइनिन जो है क्या होता है? So they have a specific effect on the cytokinin, that is a cell division, and discovered by that is chitinase, Smog or Miller. They discover as a substance chitin from the DNA, and they are obtained from the hearing fish sperm and increases the cell division. इसे cell division increase हो जाता है। Cytokinin are mainly synthesized in the root and therefore they show the polar transport. They are also synthesized in the endosperm of the seed. ये endosperm of the seed में भी cytokinin synthesize होता है। Isolation की अगर हम बात करें कि इसे isolate कैसे कर सकते हैं, the first natural cytokinin isolated unripe maize grain or kernels known as zeatin. जिया मेज का मतलब ही होता है मेज के अंदर, तो अनराइप मेज ग्रेन के अंदर जो है सबसे पहले जो है साइटोकाइनिन को निकाला था, इसको हम जिएटीन बोलते हैं। दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क ऑल्सो। केमिकली दिस आर मॉडिफाइड प्यूरिन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है काफ़ी कमाल के हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज जियाटीन, कोकोनट मिल्क, डेराइव फ्रॉम द टीआरएनए। फंक्शन की बात करें तो दे ग्रोथ ऑफ द लीफ एंड शूट and they counteracting apical dominance, growth of the lateral buds, delay in senescence, senescence को delay करता है, मतलब कि जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, जल्दी मरने नहीं देता है। by controlling the protein synthesis and metabolization of nutrient resources, Richmond-Lang effect इसे बोलते हैं। तो अगर कोई भी senescence को रोकता है, ठीक है, senescence को रोकता है तो उसी को हम Richmond लैग इफेक्ट कहते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यूजेस की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस, व्हाट इज द यूजेस ऑफ साइटोकाइनिन, राइट, तो साइटोकाइनिन का जो यूजेस है दैट्स ओवरकमिंग सेनेसेंस को जो है रोकता है। साइटोकाइनिन इज यूज्ड टू डिले द सेनेसेंस एंड इंटैक्ट लीफ एंड अदर प्लांट पार्ट्स। टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, कैलस का बनाया जाता है।
कैलस बनाया जाता है। अगर कोई भी एक्स प्लांट ले लिया और उसको हम जो है साइटोकाइनिन मीडियम में डाल देंगे तो कैलस मतलब अनडिफरेंसेस मास ऑफ द सेल बन जाता है। तो ऑक्सिन का कंसंट्रेशन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन मिला के हम कैलस बनाते हैं, टिश्यू कल्चर में से यूज होता है। साइटोकाइनिन का अगर बात करें तो दे ओवरकम द सेनेसेंस, बूढ़ा नहीं होने देता है, टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। अकरेंस इसके रूट अपाइकल में हो सकते हैं, ठीक है, डेवलपिंग शूट बर्ड में हो सकते हैं, यंग फ्रूट में हो सकते हैं। एंड फंक्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑफ द लीफ, ग्रोथ ऑफ द शूट, ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, डिले सेनेसेंस एंड सेल डिवीजन। So what is the MCQ? Coconut milk factor and auxin, gibberellin, abscisic acid and cytokinin. So answer will cytokinin only. The plant hormone used to inducing that's morphogenesis in plant tissue culture is cytokinin and ethylene, abscisic acid and gibberellin. Answer will be only the जो भी हमने पढ़ा है वही आंसर है, ठीक है। सो यस साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन आंसर है क्योंकि इसी से रिलेटेड में बता रहा हूँ। हार्मोन प्राइमरली दैट्स कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन, यस सेल डिवीजन के लिए जो है दैट्स साइटोकाइनिन और जियाटिन, जैसे अभी हमने देखा था। अब हम इथाइलिन के बारे में बात करते हैं। ये भी नीट में आया वो क्वेश्चन है, आसान तब लगने लग जाता है जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है और याद रहता है। इथाइलिन इट इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन, एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो दैट्स Cousin discovered and confirmed the ripe orange and emitted a volatile substance that brought about the early ripening and unripe banana kept nearby. तो अगर मान लीजिए कि एक ऑरेंज जब सड़ गया था तो कुछ उससे वोलेटाइल सब्सटेंस निकला और कोई मतलब कि अनराइप बनाना को रखा तो देखा गया कि ये जो है बनाना पक गया, तो इथाइलिन गैस के वजह से हो रहा है। सो लेटर ऑन दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज अ इथाइलिन। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, गैस के फॉर्म में ये अवेलेबल है। सिंथेसिस की बात करें तो इट इज सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड मैक्सिमम सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। जब राइप होता है फ्रूट जो है राइप होता है फ्रूट तब उसमें सिंथेसिस होता है। टिश्यू अंडरगोइंग द सेनेसेंस एंड एजिंग, और जो टिश्यू सेनेसेंस और एजिंग में जाते हैं उनमें ये सिंथेसाइज होता है। What is the physiology and effect of the function? The first is transverse growth and horizontal growth. Transverse growth करता है, मतलब चीज़ों को ट्रांसवर्स ग्रोथ में इसका होता है। सेनेसेंस मतलब डिले सेनेसेंस करता है, मतलब ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को, जल्दी से बूढ़ा कर देगा, ये डेथ को प्रमोट करता है। तो दे प्रमोट सेनेसेंस ऑफ द प्लांट पार्ट लाइक लीफ एंड फ्लावर एंड एब्सेसेंस शेडिंग ऑफ द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ये शेडिंग करता है, फ्रूट को राइप करने में मदद करता है, इन्वॉल्व इन द राइपनिंग, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट्रिक फ्रूट। एंड क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर दैट्स फ्लैशी फ्रूट्स विच शो द सडन शार्प राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो अगर आप किसी चीज़ को राइप करना चाहते हैं तो इथाइलिन यूज कर सकते हैं। ब्रेक द डॉर्मेंसी को रोकेगा। Elongation of the stem in a deep water rice plant. Ethylene induces the development of adventitious roots. Adventitious roots ऐसे रूट होते हैं जो जमीन के नीचे नहीं होते हैं, on the various type of cutting and flowering, that pineapple and mango. Sex expression, they increase the number of female flower in cucumber. So application, the most widely used compound source of ethylene is एप्थेलॉन, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रूट राइपनिंग में मदद करेगा, एब्सेशन एंड थिनिंग, इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रूट्स, स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ द ऑर्गन। सो विच एम्प्लॉय द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना, यस, तो नो डाउट इस इथाइलिन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो है